इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे दोस्तों कि ये जो हमारा प्यारा अर्थ है ये रेगुलरली कैसे चेंज हो रहा है। ये लगातार चेंज हो रहा है और ना केवल ये सरफेस पे चेंज हो रहा है, ये सरफेस के नीचे भी चेंज हो रहा है। यानी हमारे अर्थ के अगर आप नीचे खोदते हुए चले जाएं तो वहां पे कुछ लेयर्स हैं और उन लेयर्स में भी रेगुलरली चेंजेस होते हैं। वहां पे जो मैग्मा है वो मैग्मा रेगुलरली मूव कर रहा है और उस मैग्मा की मूवमेंट की वजह से जो हमारी अर्थ की प्लेट है वो भी मूव कर रही है। प्लेट टेक्टोनिक्स अगर आपने मेरी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में देखा है, वेल एंड गुड, नहीं देखा तो यहाँ पे आप समझेंगे। ओके, तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक मार दें। एक लाइक मारने में क्या जाएगा दोस्तों आपका, आप लाइक मार दोगे तो यूट्यूब मेरे चैनल जो वीडियोस है इनको थोड़ा ज्यादा रिकमेंड करेगा, मुझे थोड़े ज्यादा व्यूज मिल जाएंगे। आपका तो कुछ भी नहीं जाना है। तो यहाँ पे बात करेंगे अवर चेंजिंग अर्थ के बारे में। एनसीईआरटी की बुक्स को डाउनलोड करिए, एनसीईआरटी की वेबसाइट से लिंक नीचे दिया हुआ है और उनको पढ़िए। पढ़ के आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि लिथोस्फीयर बहुत सारी छोटी छोटी प्लेट्स में बटा हुआ है जिसको आप बोलते हो लिथोस्फेरिक प्लेट्स। प्लेट टेक्टोनिक्स के नाम से भी इसको समझा गया है। ये प्लेट्स कुछ इस तरीके की नजर आती हैं दोस्तों। देखिए, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट अलग नजर आ रही है, फिर साउथ अमेरिकन प्लेट आपको अलग नजर आ रही है, ये अफ्रीकन प्लेट आपको अलग नजर आ रही है, यूरेशियन प्लेट आपको अलग नजर आ रही है, इंडियन प्लेट आपको अलग नजर आ रही है। तो देखिए कितनी सारी प्लेट्स में हमारी ये जो अर्थ है वो टूटा हुआ है। अच्छा, ये प्लेट्स केवल कॉन्टिनेंटल लैंड मास पे नहीं है, समुद्र के नीचे भी हैं। यानी कि जहां पे भी अर्थ का आउटर सरफेस है, जहां पे अर्थ की क्रस्ट है, वहां पे कुछ चट्टाने टूटी हुई। चट्टाने क्या, पूरी की पूरी वो जो प्लेट है ना वो टूटी हुई है। वो पूरी की पूरी प्लेट मेंटल के ऊपर तैर रही है। ओके, तो ये हैं आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ये डायग्राम मुझे बताना जरूरी था ताकि आपको एक हल्का फुल्का आइडिया लग सके भैया कैसे मूवमेंट हो रहा है इन प्लेट्स का। और पहले बात, ये प्लेट बहुत धीरे चलती हैं, फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर ये चलेंगे। तो एक साल में अगर कुछ मिलीमीटर्स या कुछ सेंटीमीटर की मूवमेंट होगी तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगी। और ये चलती क्यों है? क्योंकि मोल्टेन मैग्मा का लगातार मूवमेंट हो रहा है अर्थ के अंदर। ये जो मोल्टेन मैग्मा एक सर्कुलर मैनर में चल रहा है और उस सर्कुलर मैनर की वजह से ये प्लेट टेक्टोनिक्स भी घूम रही है। वो सर्कुलर मैनर में कैसे चल रहा है वो इस एक्टिविटी को हम लोग देख के जानेंगे। देखिए होता क्या है इस फिगर में। देखिए इस फिगर में आपको मेंटल में मोल्टेन लावा का मूवमेंट नजर आएगा। ये कन्वेक्शन करंट नीचे की तरफ को दिखाई दे रहा है येलो रंग के पोर्शन में। जहां पे ये लावा उठ रहा है वहां देखिए मिड ओशनिक रिज बन रही है। तो ये लावा उठ रहा है दो तरफ से, अंदर से इस प्लेट को धक्का मार रहा है, प्लेट टूटी हुई है और इस प्लेट के दो बीच में जो हिस्सा है उससे मोल्टेन जो मैग्मा है वो बाहर निकल रहा है और नई सरफेस बना रहा है। वहीं पे ये ओशनिक प्लेट ट्रेंच में जाके डिस्ट्रॉय हो रही, क्योंकि ट्रेंचेस के पास ये जो मैग्मा की मूवमेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो कुछ इस तरीके से मैग्मा का सर्कुलर मूवमेंट होता है अर्थ के अंदर, जिसकी वजह से प्लेट्स मूव करती हैं। क्लास 7 में आप इतने हायर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वैसे वैसे फ्रेंड्स मैं आपको उसके फिगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस को इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप समझ सकें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस को, आप उस चीज को समझ सको जो मैं बोल रहा हूं। क्योंकि मैं सिर्फ बोल दूंगा ना तो आपकी समझ में नहीं आएगा। अब ये जो चीज हमने यहां पे देखी है ये आपको इस एक्टिविटी में भी नजर आएगी ज्यादा अच्छे से। एक आपने बीकर लिया, उस बीकर को आधे पानी से भरा, उसको एक ट्राइपॉड पैंट स्टैंड में रखा और नीचे हीटिंग का अरेंजमेंट किया। उसमें आपने एक छोटा सा कलर्ड पेपर पैलेट डाल दिया। अब जब आप इसको हीट करोगे, वाटर गर्म करेगा, तो आप देखोगे कि पेपर पैलेट के साथ वाटर भी ऊपर आएगा और फिर साइड से ये जो पेपर पैलेट है वो नीचे आ जाएगा ठंडे वाटर के साथ। तो कुछ इस तरीके का मूवमेंट होगा इस पैलेट का, ये ऊपर जाएगा और ये ऐसे नीचे आएगा। कुछ इसी तरीके से आपके मैग्मा के कन्वेक्शन करंट्स चल रहे हैं हमारी अर्थ के सरफेस के नीचे, और वो करंट्स इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि वो पूरी की पूरी प्लेट्स को हिला दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब छोटी सी ग्लॉसरी है लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में। देखिए जो अर्थ की क्रस्ट है वो बहुत सारी बड़ी और छोटी स्मॉल प्लेट से मिलके बनी हुई है। ये प्लेट्स आपको कॉन्टिनेंट्स में भी मिलेंगी, ये प्लेट्स आपको ओशन फ्लोर पे भी मिलेंगी। इसके एग्जांपल्स हमने यहां देखे हैं दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल इस पैसिफिक प्लेट को देखिए, तो ये पैसिफिक प्लेट आपको ओशन में नजर आ रही है। ये जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है ये फ्रेंड्स नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी नजर आ रही है, जिसमें पूरा का पूरा आपका यूएसए कनाडा आ रहा है। ठीक है, फिर ग्रीनलैंड का भी इलाका आ रहा है, अलास्का का भी इलाका आ रहा है। फिर आपकी जो अफ्रीकन प्लेट है ये ओशन में भी नजर आ रही है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऊपर नजर आ रही है। इंडियन प्लेट इंडियन ओशन में नजर आ रही है और इंडिया के लैंडमास के ऊपर या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर भी नजर आ रही है। तो इससे आपको पता चलता है कि भाई ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये छोटी बड़ी प्लेट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स में भी हैं और ओशन में भी हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्लेट्स मूव करती हैं इसकी वजह से सरफेस, जो अर्थ की सरफेस, उस पर काफी सारे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब देखिए अर्थ
पे बहुत सारे हमको इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं फ्रेंड। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, कुछ इफेक्ट बाहर देखने को मिलते हैं और कुछ इफेक्ट अंदर देखने को मिलते हैं। तो देखिए, द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस, यानी अर्थ के नीचे जो फोर्सेस इफेक्ट मारती हैं उनको बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। और वो फोर्सेस जो अर्थ के सरफेस के ऊपर काम करती है उनको आप बोलते हो एक्सोजेनिक फोर्सेस। क्या होती है ये? तो भैया नीचे के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आपको साफ साफ नजर आ रहा है। इस देखिए, जब आप नोट्स बनाएं तो नोट में इस तरीके की फिगर को जरूर बना लें, क्योंकि नोट्स में जब आप इस तरीके की फिगरों को बनाओगे ना दोस्तों, तो आपको चीजें याद रहेंगी। तो देखिए, अर्थ मूवमेंट, एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस में सडन फोर्सेस आती हैं, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस आती हैं। डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस में क्या होती हैं कि भाई दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, और चूंकि दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की डेंसिटी ऑलमोस्ट बराबर है, तो कोई भी प्लेट एक दूसरे के नीचे नहीं जाएगी, दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे और धीरे धीरे जमीन उठती जाएगी, और ये जमीन हिमालयास का या दूसरे माउंटेन्स का फॉर्म ले लेगी, जिसको आप फोल्ड माउंटेन्स भी बोलते हो। जब ये माउंटेन्स यंग होते हैं तो उनको बोला जाता है यंग फोल्ड माउंटेन्स। तो जैसे कि एक एग्जांपल हो गया हिमालय। जब ये माउंटेन्स इरोड ओ हो के बूढ़े हो जाते हैं तो इनको बोला जाता है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। एग्जांपल अरावलीज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो डायस्ट्रोफिक फोर्सेस की वजह से माउंटेन्स बनते हैं। फिर कुछ सडन फोर्सेस है जो एकदम से इफेक्ट लाती हैं, जैसे भाई ज्वालामुखी एकदम से फटेगा, अर्थक्वेक एकदम से आएगा, लैंडस्लाइड्स एकदम से आएंगे। तो कुछ चीजें एकदम से आएंगी, उनको सडन फोर्सेस बोला गया। कुछ चीजें धीरे धीरे बिल्डअप हो रही हैं, उनको आपने बोला डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस, जिसमें आपका माउंटेन बिल्डिंग हो गया। तो ये तो हो गया एंडोजेनिक फोर्सेस। और एंडोजेनिक फोर्सेस अपने आप में ही ज्योग्राफी है दोस्तों। इस ज्योग्राफी को वैसे तो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में समझाया है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपके चैप्टर बनेंगे वो भी समझाऊंगा। एक जगह पे आप नहीं समझ सकते, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी टाइप की वीडियो है, सब कुछ यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। फिर एक्सोजेनिक फोर्सेस की बात करें तो एक्सोजेनिक फोर्सेस में भाई आपका इरोजनल और डिपोजिशनल फैक्टर्स काम करते हैं। ओके, यहां पे इरोजन काम कर रहा है, कुछ हद तक वेदरिंग भी इस इरोजन में मदद कर रहा है। अब ये इरोजन और डिपोजिशन कौन करेगा? भाई रिवर्स इरोड भी करती है और सेडिमेंट्स को डिपॉजिट भी करती है। हवा सेडिमेंट्स को उड़ा के ले जाती है, दूसरी जगह पे डिपॉजिट करेंगे। सी वेव्स भी सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है, ग्लेशियर्स भी इरोजन करते हैं, सेडिमेंट का डिपोजिशन करते हैं। तो ये सारे हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो जैसे कि हमने देखा एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से क्या क्या आएंगे भाई? अर्थक्वेक्स आएंगे, वॉल्केनोस आएंगे, और ये अर्थक्वेक और वॉल्केनो भाई जबरदस्त तबाही मचाते हैं अर्थ की सरफेस पे। वॉल्केनो क्या है? वॉल्केनो एक ओपनिंग होती है जिसके अंदर से मोल्टेन मटेरियल जो होता है ना, लावा बहुत तेजी से निकलता है। ये देखिए आपका एक वॉल्केनो का फॉर्म बना हुआ है, ये अंदर एक वेंट है जिसके थ्रू से मोल्टेन लावा बाहर आएगा और क्रेटर से बाहर निकलेगा, तबाही मचाएगा। और अंदर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैग्मा का चैम्बर है, और ये मैग्मा मेंटल से आ रहा है, और मेंटल के ऊपर ये पीले रंग में क्या दिखाया जा रहा है? क्रस्ट दिखाया जा रहा है। तो ये एक एटमॉस्फेरिक एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एक वॉल्केनो का, इसको आप बना लीजिए अपने नोट्स में, काम आएगा। फिर एंडो का मतलब होता है अंदर, इनसाइड। एक्सो का मतलब बाहर। इसमें जेनिक ओरिजिन को जोड़ दीजिए तो बन जाएगा एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक माने पृथ्वी के अंदर, एक्सोजेनिक पृथ्वी के बाहर। अब देखिए होता क्या है कि यहां पे समझाने की कोशिश की जा रही है कि अर्थक्वेक किस तरीके से काम करते हैं। तो अर्थक्वेक किस तरीके से काम करते हैं, इस बात को समझने के लिए पहले से एक्टिविटी को देखिए। एक कंटेनर लीजिए, उसको पानी से भर दीजिए, उसको पूरी तरीके से उसके लिड से ढांक दीजिए, ताकि कोई भी उबलता हुआ पानी की भाप बाहर ना निकल पाए। अब उसकी लिड के ऊपर कुछ मटर के दाने, कुछ स्पून्स और कुछ बीड्स रख दीजिए। कुछ दिन बाद देखोगे कि फ्रेंड्स, जब पानी ज्यादा खौल रहा है और खौलती हुई भाप को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा है, तो वो वेसल हिलने लगेगा, उसकी जो लिड है ना वो हिलने लगेगी, और उसके हिलने की वजह से जो मटर के दाने हैं वो हल्के से चलने लगेंगे, जो स्पून है वो आवाज करने लगेगा। तो आपको पता चलेगा कि भाई अंदर की जो भाप है ना, अंदर का जो प्रेशर बन रहा है ना, वो ऊपर की तरफ धक्का मार रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अर्थक्वेक में होता है। अर्थक्वेक में जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स एक दूसरे के सामने मूव करती हैं, तो भाई कभी कभी अर्थ की सरफेस वाइब्रेट होती है, और ये वाइब्रेशंस काफी भयानक होते हैं, इनको अर्थक्वेक कहा जाता है। ठीक है, तो अर्थ की मूवमेंट की वजह से ये जो अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं आपस में टकरा रही हैं। अब वो सीधे कन्वर्ज भी हो सकती है, डाइवर्ज भी हो सकती है, ट्रांसवर्स भी जा सकती है। अब वो किस तरीके से टकराती हैं, ये एक अलग ही टॉपिक है, इसके लिए एक अलग ही वीडियो होगी चैप्टर की, उसको वहां पे देखेंगे। तो मान लीजिए कहीं पे नीचे जहां पे ये प्लेट्स टकरा रही हैं, वहां पे कुछ एक्टिविटी हुई, कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ डिस्टर्बेंस आया, और उस डिस्टर्बेंस के चक्कर में अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ। तो अर्थक्वेक जहां से ओरिजिनेट होगा उसको बोला जाएगा फोकस। तो मान लीजिए ये अर्थ की सरफेस है, और इस सरफेस के नीचे यहां कहीं पे दो रॉक्स कस के आपस में रगड़ गई, दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिली नहीं, और दो रॉक्स, काफी भारी रॉक्स आपस में एक दूसरे के साथ रगड़ गई, जिसके चक्कर में बहुत इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी इस फोकस से रिलीज हुई। अब ये इमेंस, अगर ये फोकस है पृथ्वी के अंदर और इससे एनर्जी रिलीज हुई है, तो सबसे पहले ये एनर्जी
उस पॉइंट पे पहुंचेगी जो अर्थ पे है और इस फोकस से वर्टिकली ऊपर है। तो इस पॉइंट को जो कि अर्थ पे है और सबसे पास है इस फोकस के, उसके वर्टिकली ऊपर, इसको आप बोलोगे एपीसेंटर। और एपीसेंटर पे पहुंचने के बाद फिर हर डायरेक्शन में ये वेव्स चलना शुरू होंगी वाइब्रेशंस के साथ, और ये वेव्स भाई भयंकर तबाही मचाएंगी, बहुत जबरदस्त डैमेज मचाएंगी। तो सबसे ज्यादा डैमेज एपीसेंटर के पास होता है, और जैसे जैसे आप एपीसेंटर से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे जो डैमेज की क्वांटिटी है वो भी कम होती जाएगी। यहां देखिए नीचे की तरफ आपको फोकस नजर आ रहा है, यहाँ पे अर्थक्वेक हुआ जिसने भाई जबरदस्त सीज्मिक एनर्जी छोड़ी। ये एनर्जी सबसे पहले तो एपीसेंटर पे पहुंचेगी जो कि इस फोकस के बिल्कुल डायरेक्टली ऊपर है, और फिर से अलग अलग डायरेक्शन में भाई आपकी सीज्मिक वेव्स रेडिएट करेंगी, हर डायरेक्शन में सीज्मिक वेव्स रेडिएट करेंगी। और आप देखिए ये प्लेट बाउंड्री है, तो प्लेट बाउंड्री के आसपास के इलाकों में ही फोकस होता है जहां से ये सीज्मिक एनर्जी रिलीज होती है, जहां पे कुछ डिस्टर्बेंस हुई हुई हो। तीन तरीके की अर्थक्वेक वेव्स होती हैं। एक होती है पी वेव्स जिसको आप लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी कह सकते हैं, प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है। एक होती है एस वेव सेकेंडरी वेव्स जिसको आप ट्रांसवर्स वेव्स भी कहते हैं। एक होती है एल वेव्स सरफेस वेव्स। इनके बारे में भाई हम लोग बात करेंगे आगे। आप यहाँ पे लिखा है ट्राई टू फाइंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव फ्रॉम एन इंसाइक्लोपीडिया। मैंने भाई पी एस और एल वेव्स पे अलग से वीडियो बना रखी है अपनी ज्योग्राफिक प्लेलिस्ट में। एक एक बात को वहां पे मैंने डायग्राम के साथ समझाया है, आप देखिए जाके 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा आपको सब कुछ। अब यहाँ पे एक बिल्डिंग दिखाई गई 3.3 ए फिगर में, भाई एक अर्थक्वेक आया था गुजरात में, उसकी वजह से देखिए कितनी भयानक यहाँ पे तबाही हुई है। तो अर्थक्वेक एक ऐसी जगह है कि कहीं पे रॉक के कह सकते हैं ना कि मूवमेंट के रिलेटिव मूवमेंट की वजह से बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो सकती है। तो अर्थक्वेक को आप बहुत ज्यादा एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये बात है। तो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, बट अर्थक्वेक के इंपैक्ट को मिनिमाइज जरूर किया जा सकता है, उसके साइड इफेक्ट्स को रोका जरूर जा सकता है। ओके, और वैसे तो देखे एंशिएंट समय से ही अर्थक्वेक के प्रिडिक्शन के बहुत सी तरीके की मेथोडोलॉजीज को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि एनिमल बिहेवियर को फील करके लोग ये पता करने की कोशिश करते हैं कि भाई अर्थक्वेक आने वाला है कि नहीं है। तो जब अर्थक्वेक आने वाला होगा तो जो पॉन्ड्स में फिश होंगी वो अजीब तरीके से एजिटेट करने लगेंगी, सांप जमीन से बाहर निकल आएंगे। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें होने लगेंगी जिससे लोग ये प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई अर्थक्वेक आने वाला है। अगर अर्थक्वेक को मेजर करने की बात की जाए, कहीं अर्थक्वेक आया है तो ये पता चलेगा हमको सीस्मोग्राफ से, और अर्थक्वेक की इंटेंसिटी क्या है, वो कितना भयानक है, वो हमको पता चलेगा रिक्टर स्केल से। अगर रिक्टर स्केल पे किसी अर्थक्वेक की इंटेंसिटी 2 से ज्यादा है तो आप उसको फील करोगे ठीक ठाक, ठीक है। अगर उस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी 5 से ज्यादा है तो भाई वो अच्छी खासी चीजों को डैमेज करा सकता है, बिल्डिंगें गिर सकती हैं। अगर उसकी इंटेंसिटी 6 से ज्यादा या 7 से ज्यादा है तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और मेजर अर्थक्वेक माना जाता है। और इसके एग्जांपल्स ये हैं कि भाई 6.9 इंटेंसिटी का रिक्टर स्केल पे एक अर्थक्वेक आया था भुज गुजरात में 26 जनवरी 2001 को। भैया 971 स्टूडेंट्स 31 टीचर्स दब के मर गए, ठीक है। इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। बहुत सारे चारकोल कुकर्स, क्या होता है ना, चारकोल कुकर्स आपके इंडस्ट्रीज में भी यूज किए जाते हैं, फिर घरों में भी, भाई घर में खाना बन रहा था, एकदम से अर्थक्वेक आया, लोग बाहर भागे, अपनी कढ़ाइया और कुकर खुला ही छोड़ गए, उस चक्कर में घरों में आग लग गई। तो इस तरीके के बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए इस भुज वाले अर्थक्वेक में, और सारे अर्थक्वेक में होते हैं। सारी पाइपलाइन, ट्रांसमिशन लाइन, पावर स्टेशन सारे तबाह हो गए भुज में। और भुज में भैया मेडिकल सप्लाईज पहुंचाना मुश्किल हो गया, लोगों के खाने के लाले पड़ने लगे। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स अर्थक्वेक से आ जाती हैं फ्रेंड्स। अब अर्थक्वेक की प्रिपेयर्डनेस के लिए आप क्या कर सकते हो, देखिए जब भी अर्थक्वेक आए तो आप इस सेफ स्पॉट पे छुपिए। आप एक किचन काउंटर के नीचे छुप सकते हैं, टेबल या डेस्क के नीचे छुप सकते हैं, दीवार के कोने में या वॉल के कोने में छिप सकते हैं। देखिए हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जब अर्थक्वेक आता है ना, तो अर्थक्वेक के आने की वजह से कभी कोई नहीं मरता है। वो जो शेकिंग होती है ना ग्राउंड की, इसकी वजह से लोग नहीं मरते हैं। लोग तब मरते हैं जब बिल्डिंगें गिरने लगती हैं, जब बिल्डिंगों का मलबा उनके ऊपर गिरने लगता है, तब लोग नहीं मरते हैं। आप देखोगे कि अर्थक्वेक के समय पे अगर आप एक ओपन ग्राउंड पे खड़े हो तो ग्राउंड शेक हो रहा होगा, आप भाई घबरा जाओगे लेकिन आपको कुछ होगा नहीं, क्योंकि अगल बगल ऐसी कोई चीज नहीं जो आपके ऊपर गिरे आप मर जाओ। लेकिन अगल बगल ऐसी चीजें हैं जो आपके ऊपर गिर सकती हैं, तो भाई आप खतरे में हो। और एक खास बात है कि जब अर्थक्वेक आए तो जो जगहें आग पकड़ सकती है उनसे दूर रहें। जैसे चिमनी के पास जो जगहें होती हैं उन विंडोज से दूर रहें, खिड़कियों से दूर रहें जहां पे कुछ इस तरीके के मिरर्स लगे हुए हैं जो तुरंत टूट सकते हैं, या पिक्चर फ्रेम्स लगे हुए हैं कि आपको कांच चुभ सकता है। फिर अर्थक्वेक के बारे में अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेंबर्स को बताइए, उनको अवेयर कीजिए कि अर्थक्वेक कब कब कहां कहां आ सकता है, कौन से एरियाज अर्थक्वेक प्रोन है। और अगर आप एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया में रहते हैं तो अगल बगल के लोगों को रेगुलरली एजुकेट करते रहे कि मान लीजिए अर्थक्वेक आ जाता है तो हम अपने आप को उस चीज के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे।
अब आगे हम लोग बात करेंगे लैंड फॉर्म्स की। लैंड फॉर्म्स पे जाने से पहले राइट साइड पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है, डू यू नो करके। तो आपको हमको पता है फ्रेंड्स कि दुनिया भर में हजारों वाटरफॉल्स हैं। जो दुनिया की सबसे बड़ी वाटरफॉल है दैट इज एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुला। वेनेजुला साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न हिस्से में आता है। वेनेजुला काफी न्यूज में भी था, क्योंकि रशिया और यूएसए का पावर गेम चल रहा था वेनेजुला में। उसके प्रेसिडेंट को सपोर्ट कर रहा था रशिया, और उसके अपोजिशन के लीडर को सपोर्ट कर रहा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर एक और वाटरफॉल है नाइग्रा फॉल्स, जो कि बहुत बड़ा है, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है। जो लोग कनाडा में आए हैं वो भी बोट के थ्रू बैठ के इस वाटरफॉल को देख सकते हैं। जो लोग यूएसए की साइड से आए हैं वो भी बोट के बैठ के उस वाटरफॉल को देख सकते हैं। और एक और बहुत बड़ी वाटरफॉल है विक्टोरिया फॉल्स, जो कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे है अफ्रीका में। अब हम बात करते हैं मेजर लैंडफॉर्म्स की। देखिए, जब लैंडफॉर्म्स की बात होती है फ्रेंड्स, तो लैंडफॉर्म हमारा कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली उसमें इरोजन और डिपोजिशन हो रहा है। दो मेन फैक्टर्स हैं जो हमारे लैंडफॉर्म को बदलते हैं, एक तो वेदरिंग, एक होता है इरोजन। देख लेते हैं वेदरिंग और इरोजन के बीच में क्या फर्क होता है। वेदरिंग में क्या होगा कि अर्थ की सरफेस पे जो रॉक्स है ना, चट्टाने हैं ना, वो ब्रेकअप होने लगेंगी, टूटने लगेंगी। और इरोजन क्या करेगा कि चट्टानों के साथ साथ जो छोटे छोटे रॉक के पत्थर है ना, उनको भी, मतलब हर तरीके की चीजों को जिसको भी ये इरोड कर सकता है उसको इरोड करेगा। और ये इरोजन कौन कौन करेगा? तो भाई डिफरेंट एजेंट्स होते हैं इरोजन के, जैसे पानी हो गया, हवा हो गई, आइस हो गई, ग्लेशियर्स भी इरोजन करते हैं। तो इस तरीके के एजेंट्स आपके इरोजन करते हैं। और जब इरोजन हो जाता है तो जो इरोडेड मटेरियल है वो पानी और विंड के थ्रू दूसरी जगहों पे जाके डिपॉजिट होता है। उस डिपॉजिशन की वजह से बहुत सारे अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो भाई इरोजन और डिपोजिशन की इस कंटिन्यूअस प्रोसेस की वजह से बहुत सारे लैंडफॉर्म हमको अक्सर कर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे एक रिवर की बात करते हैं। भाई देखिए, रिवर में पानी लगातार चल रहा है, और वो पानी जिस जिस जगह से भी चलेगा ना फ्रेंड्स, वहां पे चीजों को काटता हुआ जाएगा। ओके, अब वो चीजों को काटता हुआ जाएगा। जहां पे ये नदियां नीचे गिरती है ना फ्रेंड्स, तो जिस रॉक के ऊपर से गिरती है वो हॉट रॉक्स होती है बहुत, उनको काटना बहुत मुश्किल है। इसीलिए वो नदी उस हार्ड रॉक को पानी काट नहीं पाया और आज भी उसके ऊपर से गिर रहा है, नहीं तो उसको काट देता। उसके बाद वाटरफॉल एक स्टीप वैली में गिरती है, यानी कि रॉक खत्म हो गया, नीचे काफी गहराई है, तो काफी ऊपर से ये जो पानी है वो आपका नीचे गिर रहा है। अब यहाँ मेन चीज शुरू होती है। जैसे ही पानी प्लेन एरियाज में निकलता है भैया, वो मेंडर्स के फॉर्म में दिखने लगता है, लार्ज बेंड उसमें आने लगते हैं। यहाँ पे फिगर 3.5 में ये मेंडर्स आपको दिख रहे हैं। थोड़ा और क्लीन तरीके से आपको ये मेंडर्स दिखाता हूं मैं। इस तरीके का कुछ मेंढर आपको नजर आएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये नदी लगातार घूमते हुए प्लेन एरियाज में किस तरीके से घूमते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, एक जिगजैग पैटर्न में जा रही है। ये जिगजैग पैटर्न आपको यहाँ इस फिगर में भी नजर आ रहा है। देखिए कैसे यहाँ फ्लड प्लेन्स में घूमती हुई नदी ऐसे जा रही है। ओके, तो इसको बोला तो मेंढर। अब इस मेंढर के चलते, मेंढरिंग के चलते भाई कंटिन्यूअस इरोजन और डिपोजिशन होगा ऑन द साइड्स ऑफ द मेंढर। यानी कि एक मेंढर जो कि पहले ऐसा चल रहा होगा, वो धीरे धीरे आपका ऐसा होता चला जाएगा। इसका एक फिगर देखते हैं। इसका फिगर आपको यहां दिख रहा है फ्रेंड्स। देखिए कैसे ये भाई साइड में डिपोजिशन लगातार होता है। तो इसका शेप देखिए, ये बीच से ऐसा लग रहा है कि सकरा होता जा रहा है। तो मेंडर्स में ऐसा होता है दोस्तों कि मेंडर्स होते हैं ना, वो लगातार साइड्स पे इरोजन करते हैं। देखिए यहां पे लगातार इरोजन होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, यहां पे डिपोजिशन होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। और ये जो चीज अभी ऐसी आपको नजर आ रही है, धीरे धीरे वो आपको ऐसी नजर आएगी। और इसके चलते भाई ऑक्सबो लोक्स बनती हैं, जो कि एक हिस्सा कट ऑफ हो जाता है। कैसे कट ऑफ हो जाता है कि भाई धीरे धीरे जब इस शेप में आ गई चीजें, तो ये पानी ऐसे बह के ऐसे बह के ऐसे बह रहा है। अब ये चीज जुड़ जाएगी और पानी सीधे बहने लगेगा, और ये चीज आपकी अलग हो जाएगी। ये चीज आपकी अलग हो जाएगी एक लेक के फॉर्म में। तो आपकी ऑक्सबो लेक कुछ इस तरीके की नजर आएगी। फिगर में देखते हैं। यहां देखिए दोस्तों, सॉरी इस जगह पे देखिए, यहां पे फ्रेंड्स आपको ये एक गोला नजर आ रहा है। बीच में देखिए, इस बीच में इस गोले को देखिए, ये गोला एक ऑक्सबो लेक, एक सर्कुलर टाइप की आपको ऑक्सबो लेक नजर आ रही है। और ये ऑक्सबो लेक जहां पे ट्रीज है, पहले इस मेन पानी से जुड़ी हुई थी। लंबी सी पानी की कैनाल दिख रही है आपको। इस पानी के कैनाल के बगल में एक यू शेप की आपको एक ऑक्सबो लेक बनती नजर आ रही। तो पहले ये ऑक्सबो लेक इस पानी के साथ जुड़ी हुई थी। फिर जब ये ऑक्सबो लेक बिल्कुल ही ऐसी हो गई, तो वो इस मेन पानी से टूट गया, मेन पानी अलग बह रहा है और लेक अलग हो गई है। तो ये होती है फ्रेंड्स आपकी ऑक्सबो लेक। तो भाई जब रिवर अपनी यंग स्टेज में होती है तो इस तरीके की ऑक्सबो लेक्स बहुत बनती हैं। क्योंकि
रिवर बहुत ज्यादा इरोजन भी कर रही है और रिवर बहुत ज्यादा डिपोजिशन भी कर रही है। तो भाई दो चीजें आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, एक तो मियांडर्स क्या होते हैं और एक ऑक्सबो लेक क्या होते हैं। अब क्या होता है कि भाई रिवर में कभी कभी बहुत पानी होता है, बहुत पानी होने की वजह से पानी ओवरफ्लो करने लगता है, ओवरफ्लो करने की वजह से जहां पे पानी को नहीं होना चाहिए वो पानी वहां भी पहुंच जाता है, तो अगर वहां पे लोग रह रहे हैं तो वो डूब जाएंगे। लेकिन उस फ्लडिंग के चलते कि पानी यहां से बह रहा है, तो कभी कभी अगर वो अपने एरिया को ओवरशूट कर गया तो इन एरियाज में पहुंच गया, तो जब वो इन एरियाज में पहुंचेगा ना, तो यहाँ पे एक फाइन से सॉइल की और मटेरियल की लेयर को डिपॉजिट करेगा। तो as it floods, it deposits layer of fine soil and other materials called sediments along its bank। और ये जो सेडिमेंट है ना, फ्लड प्लेन बनाएंगे। एक्चुअली ये जो पूरा एरिया है ना आपका फ्रेंड्स, ये आपका फ्लड प्लेन है। ओके, क्योंकि इन इलाकों में पानी पहुंच सकता है, पानी ओवरफ्लो हुआ तो ऑब्वियस सी बात है अपने फ्लड प्लेन में पहुंचेगा। इन फ्लड प्लेन को क्रॉस करते हुए कुछ ऊंचाई पे कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। ये जो ऊंचाई पे इधर स्ट्रक्चर्स है ना, पानी बह रहा होगा तो थोड़ा नीचे बह रहा होगा, उसके बगल के स्ट्रक्चर्स थोड़े से ऊंचे होंगे, उनको आप क्या बोलोगे? उनको आप बोलोगे लेवीज। थोड़ा मिट गया, यहाँ पे दिखाता हूं आपको। देखिए ये रहे, इसको आप बोलेंगे लेवीज। यानी नदी जहां बह रही है उसके पास पास का जो इलाका है थोड़ा उठा हुआ है, तो उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे लेवी। जैसे जैसे नदी आपकी समुंदर के पास पहुंचती जाएगी, नदी की जो स्पीड है वो धीमी होती जाएगी दोस्तों, और नदी बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम से बंटने लगेगी, जिसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। और एक टाइम में नदी इतनी स्लो हो जाएगी जब समुद्र में पहुंचेगी कि जो कुछ भी वो सेडिमेंट लेके आ रही है उस सेडिमेंट को वो वहां पे डिपॉजिट करने लगेगी, और जब वो सेडिमेंट एक लिमिट से ज्यादा डिपॉजिट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो बना देगा डेल्टा। तो यहाँ पे नदी देखिए, मेन नदी ये है, छोटे छोटे हिस्सों में बट गई, ये इसकी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज है। और देखिए कितना बड़ा डेल्टा बन रहा है यहाँ पे, भाई इतना वास्ट हिसाब से यहाँ पे डिपोजिशन होता है कि बड़े डेल्टा बन जाते हैं। कभी सोचा है फ्रेंड्स कि आप इंडिया में अगर इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे देखें तो वहां बहुत सारे डेल्टा है, वेस्टर्न कोस्ट पे डेल्टा नहीं है। ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि ईस्टर्न कोस्ट पे जो पानी है वो एकदम से गहरा नहीं होता है, तो भाई डेल्टा जब डिपॉजिट होता है, सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं तो वो नजर आते हैं। प्लस जो नदियां आती हैं, गोदावरी, गंगा, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, ये सब नदियां भाई बहुत सारा सिल्ट और सेडिमेंट लेके आती हैं, ठीक है। और ये सिल्ट और सेडिमेंट ले जाके वो समुद्र में जमा करती है। लेकिन जो वेस्ट साइड पे, जो हमारा इंडियन ओशन में, या फिर आप कह सकते हो जो अरेबियन सी में नदियां गिर रही जाके, वो पहली बात तो बहुत ज्यादा सिल्ट लेके नहीं आती, दूसरी बात वेस्टर्न साइड पे जो समुंदर है वो बहुत गहरा है, तो डेल्टा बनाना वैसे ही मुश्किल है। ठीक है भाई, तो ये हमने बातें देख ली। अब हम देखते हैं वर्किंग ऑफ द सी वेव्स। जो सी वेव्स होती हैं उनके इरोजन और डिपोजिशन की वजह से किस तरीके के कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सी वेव्स लगातार स्ट्राइक करती हैं रॉक्स को। सी वेव्स तो भाई ओशन में तो जो सी बीच होता है, किनारा होता है समुद्र का, वहां पे तो लगातार वेव्स आती रहती है भाई, वो तो आती ही रहती हैं। और अगर वहां पे कोई रॉक है तो उन रॉक पे लगातार वो सी वेव स्ट्राइक करेंगे, तो उन रॉक में बहुत सारे क्रैक्स डेवलप होंगे, ठीक है। धीरे धीरे वो क्रैक्स बड़े होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, और एक टाइम के बाद वो केव का शेप ले लेंगे, उनको आप बोलोगे सी केव। यहाँ पे आपको एक सी केव नजर आ रही है, थोड़ा फिगर में देखते हैं और क्लियर नजर आएगा। तो सी केव कुछ इस तरीके की दिखती है। देखिए भाई, सी वेव्स ने ऐसा जबरदस्त तोड़ा है चीजों को, भाई छेद सा बन गया है इस रॉक में। तो ये हो गई आपकी सी केव। उसके आगे देखी जाए दोस्तों, तो देखिए जैसे ये जो सी केव्स की कैविटी है ये बड़ी होती जाएंगी वेव एक्शन से, और बड़ी होती जाएंगी और बड़ी होती जाएंगी, तो क्या है भाई, ये सी आर्चेस बना देंगी। सी आर्चेस मतलब कि ऊपर रूफ रहेगी लेकिन नीचे अंदर की पूरी चट्टान टूट के एकदम आर पार दिखने लगेगा, तो ये होते हैं सी आर्चेस। यहाँ फिगर में आपको कुछ इस तरीके के नजर आएंगे। देखिए ये चट्टान का भाई इतना जबरदस्त इरोजन किया है वेव्स ने कि बीच में छेद बन गया है, लेकिन रूफ अभी भी इंटैक्ट है। तो ये जो छेद बने हुए कोस्टल फॉर्म्स होते हैं इनको आप बोलते हो सी आर्चेस। सी आर्चेस के बाद अगर कोई कोस्टल लैंडफॉर्म बनता है उसको बोलते हैं स्टैक्स। स्टैक्स में क्या होगा कि अगर इन सी आर्चेस पे और ज्यादा इरोजन होता रहे, वेव एक्शन होता रहे, तो इनका रूफ भी गायब हो जाएगा। रूफ गायब हो जाएगा तो ऐसा लगेगा चट्टान अकेले खड़ी है, तो इसको बोला जाएगा स्टैक। स्टैक कुछ इस तरीके का नजर आता है दोस्तों। तो पहले ये स्टैक इन बाकी क्लिफ्स के साथ जुड़ा हुआ था, अब ये भाई अलग खड़ा हुआ है। ये सब आपका वेव एक्शन की वजह से हो रहा है। और चौथी चीज होती है सी क्लिफ। सी क्लिफ में क्या होता है कि भैया एक स्टीपी रॉकी कोस्ट होगा जो एक अच्छी खासी ऊंचाई पे होगा सी वाटर से, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा आपका सी क्लिफ। सी क्लिफ कैसा दिखेगा? कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखिए समुद्र के बगल में एक ऊंची उठी हुई रॉकी चट्टान आपको नजर आ रही है। तो भाई इस तरीके के आपको कुछ कोस्टल लैंडफॉर्म्स मिलते हैं, सारे के सारे मैंने आपको दिखा दिए। तो भाई सी केव्स क्या होती हैं, सी आर्चेस क्या होते हैं, स्टैक्स क्या होते हैं, सी क्लिफ्स क्या होते हैं,
ये सब कुछ आपको समझ में आया। तो सी वेव्स किस तरीके का इरोजन करते हैं और कौन से तरीके के कोस्टल लैंडफॉर्म बनाते हैं वो हमने देखा। भैया आइस का काम भी देख लेते हैं। ये भैया आइस किस तरीके के कोस्टल सॉरी लैंडफॉर्म्स बनाती है, कोस्टल तो सॉरी गलती से बोल गया। तो ये भैया ये जो ग्लेशियर्स है भैया ये बर्फ की नदियां हैं, यहाँ आप देख सकते हो एक तरीके का ग्लेशियर है ये। अब यहाँ पे भी तगड़ा इरोजन होता है, ये जो आइस होती है बहुत तगड़ा इरोजन करती है सॉइल का, स्टोन्स का, और नीचे की सॉलिड रॉक दिखने लगती है, सॉइल स्टोन्स को तो उखाड़ पोंछती है, ये उखाड़ फेंकती है ये बर्फ। ग्लेशियर्स जबरदस्त हॉलो छेद करते हैं, ठीक है, और वो हॉलो छेद में जब आइस भरी हुई होती है, जब वो आइस मेल्ट होती है तो बड़ी ब्यूटीफुल सी लेक्स बनती हैं। कैसी लेक्स बनती है देखिए यहाँ पे इस फिगर में देखिए फ्रेंड्स, बीच में आपको पानी नजर आ रहा है और वो पानी एक्चुअली में पहले आइस था, गर्मी आई तो ये पानी पिघल गया। अब ये जो पानी की जगह है ये कहां से बनी है, ये ऑब्वियस सी बात है ग्लेशियल इरोजन की वजह से बनी है। ग्लेशियल इरोजन के चलते सॉइल हट गया, बाकी स्टोन्स हट गए, बीच में एक हॉलो कैविटी बन गई, वो हॉलो कैविटी पहले आइस से ढकी हुई है, आइस पिघली तो वो झील के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो ये क्या है फ्रेंड्स आपका, ये भाई जो ग्लेशियल लेक्स बनती है, जो पहाड़ों में लेक बनती है वो दिखाई गई है। फिर क्या होता है कि ग्लेशियर्स भाई बड़ी बड़ी रॉक्स, बड़ी रॉक्स, छोटी रॉक्स, सैंड, सिल्ट सबको डिपॉजिट करते हैं, और जब ये चीजें एक जगह पे डिपॉजिट हो जाती हैं तो वो बनाते हैं ग्लेशियल मोरेन्स। यहाँ पे भी थोड़े बहुत आपको ग्लेशियल मोरेन्स नजर आ रहे हैं, ये देखिए फिगर है ग्लेशियल मोरेन्स का। यहाँ पे आपको जबरदस्त डिपोजिशन दिख रहा है भाई, सॉइल का, बड़े रॉक्स का, छोटे रॉक्स का, क्लियर कट नजर नहीं आ रहा, जो कि पूरी तरीके से बर्फ बनी हुई, तो इसको आप कह सकते हो ग्लेशियल मोरेन। तो भाई ग्लेशियल मोरेन डिपोजिशन एक्टिविटी की वजह से बनती है, और इरोजन एक्टिविटी जब होती है ग्लेशियर की तो बहुत सारी जगह खाली हो जाती है, उस खाली जगह में आइस जम जाती है, जब वो आइस पिघल जाएगी तो क्या बन जाएंगी, वहां पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत झीलें बन जाएंगी। अगर डिजर्ट में विंड का काम देखें तो भैया डेजर्ट में बहुत सारे इरोजनल और डिपोजिशनल फैक्टर्स काम पे हैं। मेन फैक्टर विंड है, विंड ही इरोजन करता है और डिपोजिशन भी करता है। तो आपको डिजर्ट्स में कुछ ऐसी रॉक्स मिल जाएंगी जो कि मशरूम के शेप में होती है, इनको कहा जाता है मशरूम रॉक्स। क्यों कि ये विंड्स इन रॉक्स को कुछ इस तरीके से डिग्रेड करती है, इरोड करती है कि इन रॉक्स का लोअर सेक्शन वो उड़ा ले जाएंगी, बट अपर पार्ट उतना नहीं उड़ाएगा, तो नीचे से वो पतली हो जाएगी और ऊपर से मोटी होगी, कुछ इस टाइप की। तो ये रही मशरूम रॉक दोस्तों, नीचे से देखिए उसका इरोजन ज्यादा हो रखा है और ऊपर की तरफ वो चौड़ी है, तो इस तरीके की मशरूम रॉक्स आपको डेजर्ट एरियाज में दिख जाएंगी। फिर फ्रेंड्स डेजर्ट एरियाज में क्या होता है कि जब विंड बहती है तो बहुत सारी सैंड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, तो कहीं पे सैंड ज्यादा बह गई तो एक जगह पे बहुत ज्यादा डिपोजिशन हो जाएगा और दूसरी जगह पे उतना डिपोजिशन नहीं होगा, तो अनइवन डिपोजिशन होगा, जिसकी वजह से हिल लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे रेत के, इनको बोला जाता है सैंड ड्यून्स। देखिए यहाँ पे ऊपर उठा हुआ है नीचे, ऊपर उठा हुआ है नीचे, ऊपर उठा हुआ है नीचे, ये सैंड ड्यून्स है। तो जो लोग चलेंगे उनको सैंड ड्यून्स पे चढ़ना पड़ेगा, फिर उतरना पड़ेगा। अगर आपने रेगिस्तान को सामने से कभी देखा हो बीच में जाके, वैसे तो नॉर्मली नहीं देखा हो, पिक्चरों में देखा हो, तो सैंड ड्यून्स तो बहुत नजर आते हैं वहां पे। और क्या होता है फ्रेंड्स कि कभी कभी इन रेगिस्तान से जो विंड होती है ना, वो सैंड को उड़ा के बहुत दूर लेके जाती है, बहुत दूर जाके इनके डिपॉजिट्स बनाती है। वो जो डिपॉजिट्स होते हैं वो होते हैं लोएस। लोएस जिसके बहुत सारे डिपॉजिट्स चाइना में पाए जाते हैं। लोएस के डिपॉजिट्स कुछ इस तरीके के आपको नजर आएंगे दोस्तों, ये आपके लोएस के डिपॉजिट्स हैं। यहाँ पे आपको और लोएस के डिपॉजिट्स बहुत सारे नजर आएंगे, ये भी कुछ लोएस का डिपॉजिट है। ठीक है दोस्तों, तो ये लैंडफॉर्म्स के बारे में हमने बात की फ्रेंड्स, अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स को समझाया। आई होप ये वीडियो ने कुछ जस्टिस किया हो, आपको आपके साथ आपको चीजें समझ में आई हो। अगर कोई डाउट हो फ्रेंड्स तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लाइक किए बिना वीडियो को मत जाइएगा।